नमस्कार दोस्तों, एबी प्लस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित बुडानिया और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम मंथन। इस कार्यक्रम का आयोजन नियमित सोमवार से शनिवार को शाम 3:30 बजे किया जाता है और इस कार्यक्रम का जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये है कि आईएएस और आरएएस की परीक्षाओं से संबंधित रणनीति पर चर्चा करना। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हम कितना पढ़ते हैं, ये जरूरी है कि उस पढ़ाई की एक दिशा होना आवश्यक है और वो जो एग्जाम की आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुकूल जब हम लोग तैयारी करते हैं तो हमारा पढ़ना सफल हो जाता है। आज जिस विषय पर हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इस श्रृंखला में हम लोग पहले से एक विषय की तैयारी कर चुके हैं, पॉलिटी की स्ट्रेटजी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जिस मुद्दे पर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध। जब इस सब्जेक्ट की हम लोग बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध की, तो दोनों ही विषयों के लिए उपयोगी है। या आईएएस के लिए भी उपयोगी है तो आईएएस के साथ में आरएएस के लिए भी उपयोगी है। और इसके साथ साथ जब हम लोग इसके वेटेज की बात करते हैं तो मैंने हमेशा कहा है कि जब भी किसी सब्जेक्ट को जब हम लोग तैयार करते हैं तो उस तैयारी के साथ में 3 चीज़ें अति उपयोगी हो जाती हैं। पहली जो चीज़ है वो ये है कि उस सब्जेक्ट का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि उसका सिलेबस क्या है, कि हम लोग पाठ्यक्रम की बात करें तो सिलेबस क्या है। और सिलेबस को मैंने हमेशा कहा है 2 दिशा में हमें देखना चाहिए कि एक तो सिलेबस है क्या और एक उस सिलेबस को पढ़ने का अप्रोच क्या होना चाहिए, रणनीति क्या होनी चाहिए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज अंतिम में कि उस सब्जेक्ट को तैयार करने की रणनीति क्या होनी चाहिए। क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि 9 लाख लोगों की भीड़ हर साल तैयारी करती है लेकिन केवल 1000 लोग चयनित होते हैं। तो उस 9 लाख की भीड़ में से अपने आप को अलग कर कर कैसे उस 1000 के अंदर शामिल करना है ये इंपॉर्टेंट है। और यदि उसमें शामिल होना है तब हमें क्या करना होगा कि विषय की एक बेहतर रणनीति बनाने की क्या होगी, आवश्यकता होगी। सबसे पहले यदि हम लोग महत्व की बात करते हैं तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्री के लिए भी उपयोगी है और प्री के साथ मेंस के लिए भी उपयोगी है। जब मैंने प्री की बात की तो कुछ लोगों को हो सकता है कि ये जानकारी अचंभित लग रही हो कि प्री में इसका क्या महत्व है। जिस मॉड्यूल को हम लोग करंट अफेयर्स कहते हैं उस मॉड्यूल में इस प्रीलिम्स के अंदर जिस सब्जेक्ट की उपयोगिता है वो है आईआर की। पहले मैं इसके सिलेबस से बाहर जो इंपॉर्टेंस है इस सब्जेक्ट की मैं उसकी बात करता हूँ। जब से हम लोग यूपीएससी का 2013 के बाद जो परिवर्तित सिलेबस है उसकी चर्चा करते हैं तो 2013 के बाद जो सिलेबस बदला है, बदलने के बाद सब लोग कहने लगे हैं कि सारा का सारा जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो करंट अफेयर्स का होता है, कि सारे क्वेश्चंस हम लोगों के लिए करंट अफेयर्स से आते हैं यानी न्यूज़पेपर से आते हैं। अब सवाल यह है कि न्यूज़पेपर से हिस्ट्री का सवाल कैसे आ सकता है, ज्योग्राफी का सवाल कैसे आ सकता है, पॉलिटी का सवाल कैसे आ सकता है, आईआर का सवाल कैसे आ सकता है। तो जब हम इन मुद्दों पर बात करते हैं कि इतनी चीज़ों पर सवाल एक साथ कैसे संभव हैं करंट अफेयर से, तो ये संभव हैं। और ये संभव हैं इसलिए हैं कि जब क्वेश्चंस का पैटर्न हम लोग देखेंगे तो हर पैटर्न पे क्या होता है कि एक ऑप्शन बैकग्राउंड का होता है। जैसे सपोज करो पूछ लिया WTO, या अभी जैसे कोरोना के चक्कर में WHO चर्चा में है तो WHO के बारे में एक तो बैकग्राउंड का क्वेश्चन पूछ लेगा कि कब बना था, किस संधि के तहत बना, या क्या प्रावधान, या कितने सदस्य इसके हैं अभी। और एक इसमें कुछ वर्तमान का जोड़ देगा और एक इसमें हो सकता है अभी कोरोना के चक्कर में हो तो साइंस का ऑप्शन जोड़ देगा। ऐसे में ये 100% है कि पूरे सब्जेक्टों से जो क्वेश्चन आते हैं वो केवल और केवल करंट अफेयर से आते हैं, न्यूज़पेपर से आते हैं। हम न्यूज़ पढ़ते तो हैं पर हमें समझ नहीं आता है कि कौन सी न्यूज़ रिलीवेंट है। और सामान्य शब्दों में कहूं तो जो हमारी सोचने की क्षमता है उससे ज़्यादा हम लोग मेमोरी पर काम करते हैं जब तक हमें अप्रोच नहीं पता चलता। हम याद करने पर काम करते हैं लेकिन न्यूज़पेपर को समझना ना संभव नहीं होता है। तो इस सब्जेक्ट की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि जब आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ लेते हो तो कुछ तो सब्जेक्ट का बैकग्राउंड अपने आप क्लियर हो जाता है। जैसे इंटरनल सिक्योरिटी का, ऑलमोस्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी का हम लोग बात करें तो, पॉलिटिकल सिनेरियो का, ठीक है। इसके साथ साथ जब हम लोग बात करें तो कुछ सेगमेंट गवर्नेंस पे और इकोनॉमी पे, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री पे, ये वो कुछ मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो आईआर के पढ़ने से क्या होता है कि ये वाला बैकग्राउंड ऑटोमेटिक कवर होना क्या हो जाता है शुरू। तो एक विस्तृत सब्जेक्ट है, मैं ये नहीं कहूँगा कि छोटा सिलेबस है इस आईआर का, बहुत वास्ट सिलेबस है, पर अच्छे से यदि सही दिशा में इसको पढ़ा जाए तो इतनी सब्जेक्टों का बैकग्राउंड बनाने में, उन सब्जेक्टों को मजबूत करने में इसका अहम योगदान होता है। दूसरी तरफ जब मैं बात करूँ इस पूरे वेटेज की तो ये सब्जेक्ट प्रीलिम्स के लिए भी है
और प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के लिए भी उपयोगी है। ये प्री में भी पूछी जाती है और प्री के साथ मेंस में भी। जब हम लोग प्री की बात करते हैं तो करंट अफेयर्स से जुड़े जो क्वेश्चंस आते हैं वो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, और अन्य की जब बात करें हम लोग मेंस में तो ये अलग वेटेज रखती है। तो मैंने इसकी स्ट्रेटजी को लेकर क्या किया है, 2 वीडियो तैयार किए हैं। अगर मैं उन 2 वीडियो की बात करूंगा तो उन 2 वीडियो को तैयार किया गया है, और उन 2 वीडियो के लिए हमने एक प्रावधान रखा है कि हम लोग पहले वीडियो में तो प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे और दूसरे वीडियो में हम लोग मेंस की स्ट्रेटजी तैयार करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जिस चीज पर बात करने जा रहे हैं वो है प्रीलिम्स पर। 2013 से पहले कोई भी क्वेश्चन आईआर से डायरेक्ट नहीं हुआ करता था, कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स के अंदर नहीं आता था आउट ऑफ 100 की जब मैं बात करूं तो। लेकिन 2013 में जब सिलेबस बदला और 13 के अंदर भी इसमें एक भी क्वेश्चन आईआर से डायरेक्ट नहीं आया था, पर शुरुआत हुई 2014 से, और 2014 में सबसे पहले 4 क्वेश्चन आईआर से प्रीलिम्स में पूछे गए। उसके बाद 15 और 16 में ये संख्या बढ़ती गई, और 16 में ये क्वेश्चनों की संख्या जो है वो 11 तक पहुंच गई। 2016 में हाईएस्ट पूछे गए 11 क्वेश्चन डायरेक्टली, मैं इनडायरेक्टली बात नहीं कर रहा हूं, डायरेक्टली जो हैं वो आईआर से पूछे गए। तो अभी ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो 4 क्वेश्चनों से लेकर 10 क्वेश्चनों तक, 4 से लेकर 10 क्वेश्चनों तक जो हैं आउट ऑफ 100 पीटी में जिससे संबंध रखते हैं वो है आईआर से। कि हम लोग जब बात करेंगे तो 4 से 10 तक जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीलिम्स में आ जाते हैं आउट ऑफ 100, तो मायने रखता है। ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंस नहीं है, 4 क्वेश्चन आसान है, कभी कभी 10 भी पूछ लेता है, कभी कभी 4 भी। तो अगर हमसे 4 भी पूछ रहा है तो भी इस सब्जेक्ट की उपयोगिता है, क्योंकि एक तो ये पढ़ना जरूरी है, मेंस में इसका 100 नंबर का वेटेज है। दूसरा, इसको पढ़ने से मेंस की 5-6 सब्जेक्टों का बैकग्राउंड क्लियर होता है, और साथ साथ में प्रीलिम्स में भी ये हमारे लिए फायदेमंद है। तो सबसे पहले अगर हम लोग ये एनालिसिस करें कि 4 से 10 क्वेश्चंस कहां से आते हैं, इनका वेटेज क्या होता है, तो एक टॉपिक की लिस्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं जहां से पीटी बेस्ड क्वेश्चंस आईआर के हो सकते हैं। ये एक छोटी सी लिस्ट है, इस लिस्ट के माध्यम से आप ये देख सकते हैं कि इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपसे मोस्टली पूछा जाता है वो है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को लेकर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर, कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनको लेकर एक सवाल यहां से पूछा जा सकता है। और दूसरा जब मैं बात करूं तो वो है इंडेक्स, जितने भी सूचकांक जारी होते हैं या कोई रिपोर्ट जारी होती है तो उस पर सवाल पूछा जा सकता है कि कोई रिपोर्ट या किसी सूचकांक जो जारी हुआ है, हालांकि विस्तृत हम आगे चर्चा करेंगे। तीसरा जो प्रमुख होता है वो होता मैप बेस्ड क्वेश्चंस, मैप पर आधारित सवाल होते हैं। इसको लोग ज्योग्राफिकली समझ लेते हैं, पर कुछ क्वेश्चंस यहाँ हमेशा आईआर बैकग्राउंड के होते हैं। और चौथा जब हम लोग बात करते हैं तो इंडियाज इंटरेस्ट डेवलपमेंट, कोई भी ऐसा संबंध या कोई ऐसी घटना विश्व में हो रही हो जिससे भारत का हित बढ़ रहा हो या नुकसान हो रहा हो भारत के हित को, तो उसको हम लोग कहते हैं इंडियाज इंटरेस्ट डेवलपमेंट। तो एक सवाल यहाँ से हो सकता है, और एक हो सकता है इवेंट्स ऑफ वर्ल्ड, हालांकि करंट में वर्तमान में कुछ ऐसा हुआ हो, विश्व में कोई ऐसी घटना हुई हो और उस घटना ने प्रभाव भारत पर डाल दिया हो किसी भी तरीके से, तो उस घटना को हमें पढ़ने की क्या होती है, आवश्यकता। ये टोटल वो 5 टॉपिक्स हैं जो आपको तैयार करने हैं। इन 5 टॉपिकों में आपके 4 से 10 सवाल निर्धारित हो जाते हैं, यहीं से 4 या 10 सवाल जो है वो आपके निर्धारित हो जाते हैं। तो आपको इनको जानने की क्या है, आवश्यकता है। क्लियर है कि 4 से 10 सवाल जो है वो यहाँ से निर्धारित हो जाते हैं और आपको इनको पढ़ने की क्या होती है, आवश्यकता। अब सवाल यह है कि इनका विस्तृत रूप क्या होना चाहिए, कि किस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो मैं एक एक पे चर्चा करता हूं। पहला टॉपिक मैंने आपको कहा कि जिससे सवाल आ सकते हैं वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है वहां से सवाल पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की जब मैं बात करूं तो पहले तो इनकी प्रकृति को समझना है कि आमतौर पर हम लोग कहते हैं कि 4 चीजें संभव हैं। एक तो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, यहां ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन का तात्पर्य है वैश्विक संगठन, जैसे यूएनओ है,
WTO है, जो विश्व के स्तर पर संगठन है जिसमें विश्व के सभी राष्ट्र या संभवतः ऑलमोस्ट जितने हैं वो उसके सदस्य हों, उसको हम लोग कहते हैं वैश्विक संगठन, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी तरफ जब हम लोग बात करते हैं तो उनको हम लोग कहते हैं रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, क्षेत्रीय संगठन। और जब हम लोग क्षेत्रीय संगठनों की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है जैसे ब्रिक्स, SCO, ठीक है, इस तरीके के जो संगठन होते हैं जिनको हम लोग कह देते हैं कि एक क्षेत्र पर आधारित हो, कोई एशिया महाद्वीप पर, कोई जब हम लोग दक्षिण एशिया उप महाद्वीप की बात करते हो तो सार्क एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, क्षेत्रीय संगठन है। एक यहां पर आ जाता है मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन। कुछ संगठन ऐसे होते हैं जो बहुआयामी रूप ले लेते हैं। बहुआयामी का मतलब है बनाया तो किसी एक उद्देश्य के लिए गया था, बाद में उसका बहुआयामी रूप हो गया, जैसे नाटो। तो नाटो जब बनाया गया था तो 1949 के अंदर इसे सोवियत संघ से निपटने के लिए और साम्यवाद को रोकने के लिए बनाया गया था। लेकिन 91 में दुनिया में साम्यवाद, कम्युनिज्म खत्म हो गया था। उसके बाद इसने नया अपना रूप लेना शुरू कर दिया, आर्थिक संगठन के रूप में, सैन्य संगठन के रूप में, और आज एक सामरिक संगठन के रूप में विकसित हो चुका है। तो इनको हम लोग कहते हैं मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन। और चौथा यहां इंपॉर्टेंट है ट्रीटीज और एग्रीमेंट। कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण हम लोग कह सकते हैं कि संधि हुई हो या समझौता हुआ हो जो इनके संदर्भ में हो। और इसी में मैं एक और एड ऑन कर देना चाहता हूं, हालांकि इसी का भाग है समिट जो है, सम्मेलन जो है। अब सवाल यह है कि पूरे 4 या 10 क्वेश्चन तो यहां से आएंगे नहीं, 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन यहां से आता है। अब एक क्वेश्चन इतने टॉपिक्स में से आएगा कि क्या तो वैश्विक संगठन है, क्या क्षेत्रीय संगठन है, क्या मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है, और क्या उसके अंदर कोई संधि या समझौता हुआ है, और उसका सम्मेलन कहाँ हुआ, उस सम्मेलन की थीम क्या थी, किस आधार पर वो हुआ, इन सब मुद्दों पे हमें चर्चा करना है। पर मैं इसको आपको थोड़ा सा और डेप्थ में समझाना चाहता हूं ताकि आप पकड़ पाएं कि कौन से संगठन से सवाल उठ सकता है। इस पूरे टॉपिक में आपके जहन में जो सबसे इंपॉर्टेंट रहना चाहिए वो है इंडियाज रोल। भारत की भूमिका के बिना यदि कुछ चल रहा है या भारत की भूमिका पर उसका कोई प्रभाव नहीं है तो उसकी कोई उपयोगिता आपके सिलेबस के हिसाब से नहीं है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। संबंध हमेशा क्या है कि भारत के, बहुत से लोग कहते हैं कि सिलेबस में केवल भारत के दिशा में पढ़ने होते हैं, ऐसा उचित नहीं है। भारत के हितों के दिशा में पढ़ने पड़ते हैं, दोनों में बहुत फर्क है। जब हमें भारत के हितों में पढ़ने होते हैं तो कहानी अलग हो गई, बहुत डेप्थ हो गई और उसका एक एरिया मैं कह सकता हूं वास्ट हो गया। लेकिन जब हम लोग केवल भारत की बात करें कि भारत के साथ संबंध पढ़ने, इसका मतलब हो गया भारत नेपाल, भारत पाकिस्तान, भारत अमेरिका, इन संबंधों को पढ़ना है। पर यदि पाकिस्तान और चीन में भी संबंध बन रहा है तो उस संबंध का प्रभाव यदि भारत पर है तो भी हमें पढ़ना होता है। ये भारत के हितों के अनुसार संबंध कहलाते हैं। जब हम इन पूरे टॉपिकों की बात करते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। अब सवाल ये है कि इंडियाज रोल का क्या तात्पर्य, मैं आपको एक छोटा सा संबंध समझाता हूं। यूएनओ में कोई सम्मेलन हुआ, आमतौर पर जैसा हमेशा होता है, हर साल बैठक हुई, कोई चर्चा, कोई खास विस्तृत मुद्दा नहीं हुआ, तो ये हमारे सिलेबस का भाग नहीं है। इंडिया ने भाग लिया पर फिर भी भाग नहीं है सिलेबस का। यूएनओ में चीन के खिलाफ कोविड-19 को लेकर कोई प्रस्ताव लाया गया और उस प्रस्ताव पर भारत ने अपना क्या पक्ष रखा या प्रस्ताव लाया गया तो वो भारत के हित में है, क्योंकि कोविड-19 का इंपैक्ट भारत पर भी है, तो वो चर्चा का केंद्र रहेगा। दूसरा समझाना चाहूं तो अमेरिका और तालिबान में शांति समझौता हुआ तो आपको लगेगा सिलेबस का भाग नहीं है। यदि अमेरिका तालिबान अकेले मिले होते तो इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, पर अमेरिका तालिबान के समझौते के दौरान भारत ने अपने जो दूतावास के अधिकारी थे उनको वहां भेजा, हमारा एम्बेसडर हमने भेजा और वो उस मीटिंग का भाग था। इसलिए वो सम्मेलन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि वो दोहा के, कतर के दोहा में हुआ। उस सम्मेलन में अमेरिका के विदेश मंत्री शामिल हुए, खलील जलाद अमेरिका के थे, उन्होंने साइन किया, दूसरी तरफ से तालिबानी नेता ने साइन किया, भारत का राजदूत वहां पर मौजूद था। तो वो इंपॉर्टेंट है कि वो आपके प्रीलिम्स के लिए पार्ट बन गया। तब आपको ये पता होना चाहिए अमेरिका तालिबान की से जुड़ा, इस सम्मेलन से जुड़ा मुद्दा, केवल ये याद रखना। तो क्या पूछ लेता है, इर्द गिर्द की चीजें पूछ लेता है। कैसे पूछेगा कि ये सम्मेलन दोहा कतर में हुआ, इस सम्मेलन में ये निर्णय हुआ तालिबान का संबंध एशिया के आतंकवाद से है या
क्या तालिबान का संबंध ईरान के आतंकवाद से है, तो गलत हो जाएगा कि वो अफगानिस्तान के आतंकवाद से है। तो इन सारी चीजों को हमें समीकरणों को देखने की आवश्यकता है। तो एक तो वैश्विक संगठन, दूसरा क्षेत्रीय संगठन जैसे ब्रिक्स, एससीओ हो गया, इब्सा हो गया, सार्क हो गया, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन, नाटो का हो जाना, एससीओ का हो जाना, जिनके बहु उद्देश्य हो चुके हों, और कोई महत्वपूर्ण संधि, समझौता या कोई महत्वपूर्ण सम्मेलन जो हाल ही में हुआ हो, वो सम्मेलन उपयोगी है। इसलिए जो करंट ट्रेंड में सबसे ज्यादा एनालिसिस कर सकते हैं, मुश्किल से हमें पूरे साल में मैं मान के चलूं तो 20-22 ऐसे संगठन होते हैं जो तैयार करने होते हैं। यदि 20-22 में से एक या दो सवाल आ रहा है तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्लियर है यहां तक? दूसरी चीज जब हम लोग बात करेंगे तो एक टॉपिक तो मैंने कहा कि जहां से सवाल आता है वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन से। दूसरा सवाल जहां से संभव है वो है जितनी भी इंडेक्स या रिपोर्ट जो होती हैं उनसे सवाल पूछा जा सकता है। तो जब मैं इंडेक्स या रिपोर्ट की बात करता हूं तो देखो क्या है, इंडेक्स या रिपोर्ट की मैं बात करता हूं तो इंडेक्स में जो सबसे उपयोगी चीज है, एक तो हमें यह पता होना चाहिए कि किस ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है। जैसे WTO ने जारी की हो, यूएनओ ने जारी की हो, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जारी की हो, तो कौन से संगठन की वो रिपोर्ट है। जिस संगठन की रिपोर्ट होती है उसके संबंध में हमारे पास सामान्य जानकारी होनी चाहिए। जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है, यदि वो चर्चा में है, कश्मीर के 370 को हटाने के विरोध में उसने कोई घटना की है तो वो चर्चा में हो गया। अब जब वो चर्चा में हो गया तो हमें पता होना चाहिए कि मानवाधिकारों की रक्षा करने वाला संगठन है, ठीक है, इसका WTO यूएनओ से कोई संबंध नहीं है, ये एक NGO है। तो ये सारी चीजें जो है ये सामान्य जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। दूसरा सवाल यह है कि उस संगठन की रिपोर्ट क्या है, वो रिपोर्ट हमें पता होना चाहिए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि उसमें इंडिया की रैंक क्या है या इंडिया की स्थिति क्या है। और इंडिया के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नाइबर कंट्रीज, ठीक है। अब जैसा संगठन है, जैसी रिपोर्ट है, उस पर महत्व है कि सपोज करो मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया गया है ना, तो गरीबी सूचकांक जारी किया गया तो हमारे लिए एक संवेदनशील मुद्दा है। दूसरी तरफ खुशहाली सूचकांक उसी दिन जारी हुआ। अब सवाल यह है कि दोनों तैयार करने हैं कि एक, तो अगर दोनों करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जब दोनों में से प्राथमिकता देनी पड़े तब वो मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स है, क्योंकि भारत के लिए गरीबी अति संवेदनशील मुद्दा है उस खुशहाली सूचकांक की तुलना में। क्लियर है? वो आज के लिए सपना नहीं है, वो आज से जब हम थोड़े आगे बढ़ जाएंगे तो हो सकता है वो हमारे लिए मुद्दा बने। तो इसलिए कि भारत की रैंक उसके अंदर क्या है और पड़ोसी राष्ट्रों की रैंक उसके अंदर क्या है, कोई पड़ोसी हमसे आगे तो नहीं है, वो सब चीजें जानने की क्या होती है आवश्यकता। ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर रिपोर्ट या सूचकांक के संदर्भ में। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सूचकांक या रिपोर्ट को जारी करने का पैरामीटर क्या था, आधार क्या था, वो आधार बहुत जरूरी है। यदि उस आधार का मूल्यांकन करेंगे तो ही संभव है। जैसे कोई आपसे कह रहा है कि भाई जो कोविड-19 का लॉकडाउन है वो इंडिया की तुलना में इजराइल में अधिक सफल हो रहा है, तो इजराइल की आबादी और इंडिया की आबादी की जब हम तुलना करेंगे तो बहुत फर्क है। और बहुत फर्क है तब जब हम उस हिसाब से तुलना करें तो भारत का लॉकडाउन अधिक सफल माना जाएगा इजराइल के लॉकडाउन की तुलना में। इसलिए जरूरी है कि जो मापने के आधार हैं, पैरामीटर्स हैं, वो क्या है वो देखना जरूरी। हो सकता है अमेरिका में गरीबी की रेखा 100 रुपये प्रतिदिन वाली हो और भारत में कोई 22 रुपये वाली हो, तो जब हम उस 100 के हिसाब से भारत का निकालेंगे तो आंकड़ा बढ़ जाएगा। इसलिए उस पैरामीटर की भी उपयोगिता है। तो ये भी देखना है कि जो सूचकांक या रिपोर्ट जारी की गई है उस सूचकांक रिपोर्ट जारी करने की मापने का जो आधार था उस आधार का क्या महत्व है। यहां तक कोई भी आपत्ति हो तो पूछो और आप कमेंट में लिख सकते हो, इसका जवाब आपको मिलेगा। जब हम लोग तीसरे सवाल की बात करें, जहां से तीसरे टॉपिक से सवाल आ सकता है, वो होता है मैप बेस्ड क्वेश्चन, मैप पर आधारित सवाल। तो जब हम लोग मैप बेस्ड क्वेश्चन की बात करते हैं इसमें सिंपली हमें यह याद रखना है कि करंट में कोई ऐसा इवेंट हुआ हो, कहीं घटना हुई हो, ठीक है, या कोई ऐसा राष्ट्र हो, कोई ऐसी जगह हो
जो भू रणनीतिक महत्व रखती हो। भू रणनीतिक का मतलब है जो सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, सामरिक सभी दृष्टिकोण में, या कोई ऐसी जगह जो भू राजनीतिक महत्व रखती हो, जिसका महत्व विश्व की राजनीति में या भारत की राजनीति में प्रभाव पड़ता हो, और भू रणनीतिक वाला बहुत ज्यादा है। जैसे सर क्रीक मैंने कल आपको नॉलेज कॉर्नर में पढ़ाया था, तो सर क्रीक भू राजनीतिक ही नहीं है। यदि वो केवल और केवल भारत और पाकिस्तान के लिए एक जगह होती और विवाद का विषय होता तो वो भू राजनीतिक थी, लेकिन वो भू रणनीतिक है क्योंकि वहां मछलियों का संसाधन है, वहां तेल का भंडार है, वहां गैस का भंडार है, और वो हमारी सुरक्षा के लिए सामरिक महत्व रखती है, इसलिए वो भू रणनीतिक जगह हो गई। तो 4 चीजें ध्यान रखनी है। कोई भी विश्व की भू राजनीतिक जगह, कोई भी भू रणनीतिक जगह, कोई भी ऐसा राष्ट्र और कोई भी ऐसी घटना जो चर्चा में उस समय रही हो। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि हाल ही में कि किसी खार्तूम रीजन में कोई घटना होती है, तो खार्तूम दक्षिण सूडान में है कि सूडान में है ये पता होना चाहिए, और मैप में किस जगह है ये आपको पता होना चाहिए। लाल सागर में हम ये कहते हैं कि समुद्री लुटेरे बढ़ रहे हैं, तो लाल सागर किसको, किस क्षेत्र को कहते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इजिप्ट के अंदर कोई घटना हुई, दक्षिण चीन सागर में चीन और जापान को लेकर कोई विवाद उत्पन्न हुआ, तो वो सब चीजें हमें पता। जैसे हम्बन टोटा द्वीप अगर सुना हो, श्रीलंका का है, तो उसको लेकर चीन भारत में हमेशा प्रतिशोध या एक तरीके से कहूं तो प्रतिद्वंदिता चलती रहती है। तो हम्बन टोटा कहां पर है वो इंपॉर्टेंट है, ग्वादर कहां पर इंपॉर्टेंट है, ईरान का चाबहार कौन सा है, ये सब चीजें जियो पॉलिटिकल या जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखने वाली चीजें हैं। तो ये मैप बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। यहाँ से ये ज्योग्राफी के क्वेश्चंस लगते हैं, पर ऐसा है नहीं, ये क्वेश्चंस आईआर बेस्ड होते हैं, क्योंकि वो हैं तो ज्योग्राफिकल लोकेशन पर उनका महत्व जो है वो आईआर के संदर्भ में है। इसलिए पूरे 1 साल के दौरान 4 चीजें, भू रणनीतिक जगह, भू राजनीतिक जगह, कोई भी ऐसा राष्ट्र या कोई अंतर्राष्ट्रीय घटना जो चर्चा का केंद्र रही हो, वो आपको मैप के आधार पर भी तैयार करनी है कि कहां पर स्थित है। क्लियर है। और जब हम लोग चौथी चीज की बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं भारत के हितों के अनुसार, इंडियाज इंटरेस्ट के अनुसार कोई चीज रिसेंटली डेवलप हुई हो, भारत के हितों के अनुसार यदि कोई चीज डेवलप हुई है तो उस चीज को हमें जानने की क्या है, आवश्यकता। तो जब मैं भारत के हितों के अनुसार की बात करूंगा तो पहले तो यह देखना है कि कोई भी ऐसा द्विपक्षीय संबंध जो हाल ही में बना हो, जिसमें इंडिया के साथ बना हो या इंडिया के बिना बना हो, दोनों संभव हैं। भारत अमेरिका का बना, वो इंडिया के साथ बना, भारत पाकिस्तान के बना वो इंडिया के बिना बना, लेकिन दोनों की उपयोगिता है। तो कोई भी ऐसा द्विपक्षीय संबंध जिसका प्रभाव भारत पर या तो सकारात्मक होगा या नकारात्मक होगा। दूसरा, कोई भी ऐसा मल्टीलेटरल रिलेशन, बहुराष्ट्रीय संबंध, कोई एससीओ ने प्रस्ताव पारित कर दिया हो, ब्रिक्स ने कर दिया हो, इब्सा ने कर दिया हो, इस तरीके की चीजें हो गई हो। कोई भी ऐसा सम्मेलन या कोई भी ऐसी रिपोर्ट जो भारत के हितों को प्रभावित करती हो। जैसे अमेरिका के अंदर अगर कोई प्रस्ताव लेकर आया कि भारत में धर्मनिरपेक्षता नहीं है, सेकुलरिज्म नहीं है, तो वो चर्चा का केंद्र है कि कौन लेकर आया, क्यों लेकर आया, क्या उसका इंपॉर्टेंस है। तो वो सारी चीजें हमें जानने की क्या होती है, आवश्यकता। और इनमें हमें प्राथमिकता किन किन क्षेत्रों को देनी है वो मैं आपको बता देता हूं कि हमें ये देनी है प्राथमिकता, कुछ की फील्ड्स होते हैं, की एरियाज होते हैं जिन पर काम करना है। मानवाधिकार से संबंधित कोई घटना हुई हो, आतंकवाद से संबंधित कोई नीति या कोई घटना हुई हो, कोई प्रस्ताव पारित हुआ हो, कोई व्यापक विनाशकारी हथियार जो परमाणु हथियार होते हैं इनको लेकर हुआ हो, कोई इन्वायरमेंटल इशू हुआ हो, कोई इकोलॉजी को लेकर, इन्वायरमेंट को लेकर कोई प्रस्ताव पारित किया गया हो या कोई संबंध बना हो जो भारत पर प्रभाव रखे, कोई इसके साथ साथ जब हम लोग बात करेंगे टेक्नोलॉजी की फील्ड में, तकनीकी के क्षेत्र में कोई ऐसा नवाचार हमारे साथ हुआ हो, या एक अंतिम कह सकता हूं व्यापार की दिशा में। तो ये वो कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां पर यदि कोई घटना होती है, कोई संबंध बनता है या इनको लेकर किसी भी तरीके का कोई सम्मेलन या समझौता होता है, चाहिए उसमें भारत शामिल हो या भारत शामिल नहीं हो, लेकिन अगर भारत के हित शामिल हैं तो वो फिर हमें चर्चा का केंद्र है, वो हमें पढ़ने की क्या है, आवश्यकता। और एक अंतिम जहां से सवाल उत्पन्न हो सकते हैं वो होता है इवेंट्स ऑफ वर्ल्ड, विश्व की कोई ऐसी घटना। कभी कभी जरूरी नहीं है कि उसमें भारत का हित हो या नहीं हो, पर कभी कभी ऐसा भी देखना पड़ता है जो बहुत बड़ा चर्चा का केंद्र रह जाए। जैसे सपोज करो कि जब हम लोग बात करें इस पूरी घटना के अंदर, जैसे अभी हम लोगों ने मालदीव को कोई दवाई भेजी
मालदीव को मेडिकल हेल्प भेजी और उसके लिए ऑपरेशन संजीवनी चलाया। तो भारत के घटना अंतर्राष्ट्रीय है, भारत शामिल है, तो हम आसानी से सिलेबस का भाग मान लेते हैं। पर जैसे ही सपोज करो अखबार में आया कि कोई बोको हराम नामक आतंकवादी है, कोई सपोज करो हम लोग बात करें कि किसी तालिबान का समझौता हुआ है किसी अमेरिका के साथ में, या किसी लेबनान के अंदर इस तरीके का समझौता होगा, तो वो सब लेबनान क्या है, लेबनान कहाँ पर है, ठीक है, इन सब चीज़ों की इंपॉर्टेंस हमें पता होनी चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय घटना में हो। तो ये मुश्किल से 2-3 होती पूरे देश के, पूरे एग्जाम की एक साल के दौरान अगर हम लोग बात करें तो वो 2-3 टॉपिक ऐसे जो विश्व की घटनाएं हैं जो चर्चा का केंद्र रही हैं वो हमें याद रखने की क्या होती है। उत्तरी कोरिया ने कोई परमाणु परीक्षण किया, जापान के ऊपर से किया, हमारा हित नहीं है, हमारा नुकसान भी नहीं है, याद रखना। पर जब हम, क्योंकि हमारा उत्तरी कोरिया से कोई संबंध नहीं है, ना उससे हमारी कोई चुनौती है, कभी दुश्मनी रही है, लेकिन उसने अगर किया है तो जापान दोस्त है तो हो सकता है उस पर प्रभाव पड़ा हो सकता है उसने बिना जापान को डराने के लिए भी किया है, तो भी हमें ये जानना है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय घटना हो सकता है उस समय के तत्कालीन मुद्दे की। तो एक आखिरी है, हालांकि इस पर फोकस कम रहता है, जब आप ऊपर वाले 4 तैयार कर लेते हैं तो ये 5वां ऑटोमेटिक तैयार हो जाता है। तो ये टोटल टॉपिक्स हैं जहां से आपके 4 से 10 सवाल पूछे जा सकते हैं। अब सवाल ये है कि इन टॉपिकों को तैयार करने के लिए क्या क्या सोर्सेज हम लोगों को अपनाने की आवश्यकता है। तो जब हम लोग सोर्सेज की बात करते हैं तो एक सोर्स तो है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, एक सोर्स तो क्या है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, और जो दूसरा सोर्स है वो इसके अंदर हम लोग कह सकते हैं न्यूज़पेपर। रेगुलर बेसिस पे जो हमें पढ़ने की आवश्यकता है उन न्यूज़पेपरों को एनालिसिस हम लोगों को करना पड़ेगा। और तीसरा मैं कह सकता हूं कि राज्यसभा टीवी आप लोग अगर रेगुलर बेसिस पे देखें तो आप उसके माध्यम से फिर इन चीज़ों को हम लोग कवर कर सकते हैं। और अगर आप इसके साथ मेरी दिशा में मानकर चलें तो हमारे AB+ टीवी के अंदर एक कार्यक्रम संचालित होता है नॉलेज कॉर्नर, और उसके साथ साथ अमित बुडानिया शो, उन दोनों के अंदर ही हम लोग वैश्विक मुद्दों की घटनाओं पे चर्चा करते रहते हैं जो नियमित रूप से अखबार में रहती हैं। तो आप उनके वीडियोज को देखकर भी पूरा एनालिसिस प्राप्त कर सकते हैं। देखते रहिए AB+ टीवी। हम लोग अगला कार्यक्रम जो निर्धारित करेंगे इसी का, तो अगली पार्ट में हम लोग मेंस के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।